हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को आज यूथ कंपटीशन की एक बुक है, जो कि इतिहास शॉर्ट पेपर है, परीक्षा का ज्ञान कोश। इसमें मैं आप लोगों को ये जो पेपर है 23-24 यूथ कंपटीशन की बुक है। इसमें पूरा जो पेपर दिया गया है लगभग आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये पेपर दिया गया 2023 तक, ठीक है। मैं संपूर्ण पेपर को आप लोगों को हल करके, हल सहित पढ़ के आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये समझ लीजिए बुक जो ना, ये समझ लीजिए बुक रामबाण है। क्या है? रामबाण है। रामबाण बुक जो है मैं आप लोगों को कहाँ पे पढ़ाऊंगा। ये रामबाण बुक है। किसकी? रामबाण है। किसके लिए? एलटी ग्रेड जो वैकेंसी आई है हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में, अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तब कहना कि तुम क्या कहते या आप क्या कह रहे थे। आपको पढ़ने से पहले मास्टर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप भरोसा कर लिए तो आपका एग्ज़ाम आपकी मुट्ठी में, नहीं किए तो घुमाने वाले हज़ार हैं। ठीक है, आते हैं अपने चैप्टर पे। ये देखिए चैप्टर समरी है, देख लीजिए। अगर कुछ छूट जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा। यह अगर आप यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट, ठीक है, नेट नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह ज़रूरी है। ठीक है, आते हैं अपने चैप्टर पे। यहाँ पे देखिए है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया जाता है। मतलब कि जल भंडार का साक्ष्य मतलब कि लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात में ये लोथल जो पाया जाता है, यहाँ पे एक बृहद स्नानागार पाया जाता है। अब सभ्यता मुख्य स्थान है और बंदरगाह के नमूने प्राप्त है। विदित है कि लोथल खंबात की खाड़ी के नज़दीक भगवा नदी के समीप स्थित लोथल से प्राप्त गोदी का साक्ष्य इसके पूर्व विकसित बंदरगाह होने की सूचना देता है। ठीक है, लोथल से जो गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है उससे यह प्रमाणित होता है कि ये जो क्या है, एक तरह से क्या है, एक समझ लीजिए पुराना बंदरगाह है। थोड़ा फास्ट चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में किसे इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? महेंद्रलाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में महेंद्रलाल सरकार ने की थी। जबकि जेसी और उसके बाद जेसी बोस ने कैसोग्राफ की खोज की थी। ठीक है, इससे तुझसे आपसे कोई मतलब नहीं है। जो की थी आप लीजिए महेंद्रलाल सरकार, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में जुलाई में की थी। ठीक है, निम्नलिखित में व्यवस्थित कीजिए इंडिका ऋग्वेद अर्थशास्त्र त्रिपिटक। देखिए जो ऋग्वेद था लगभग 6वीं शताब्दी में। कब लिखा गया था? ऋग्वेद लिखा गया था लगभग 6वीं शताब्दी में। कब लिखा गया था? अरे वही वैदिक एज यार, इसी, ठीक है, वैदिक एज। ठीक है, ऋग्वेद कब लिखा गया था? वैदिक एज। वैदिक एज का कब था? 6वीं बीसी में था। और 6वीं बीसी में आपका ऋग्वेद लिखा गया। उसके बाद आते हैं तुम्हारे बुद्ध आ जाते हैं लगभग 623 में बीसी में। उसके बाद इंडिका आती मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका दरबारी था? चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र कब लिखा गया था? वही चंद्रगुप्त समय। लेकिन इंडिका पहले लिख गई थी, पहले अर्थशास्त्र लिखा जाएगा क्योंकि चंद्रगुप्त जो था, क्या नाम है, कौटिल। कौटिल उसको राजा बनाता है। किसको राजा बनाता है? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त को राजा बनाएगा, इसका मतलब वो पहले रहा होगा। इसलिए हम कहते हैं इंडिका कब लिखी गई थी? मेगास्थनीज के समय में लिखी गई थी। मेगास्थनीज कहाँ से आया था? बात समझ में आ गई कि नहीं? ऋग्वेद लिखा जाएगा, उसके बाद त्रिपिटक, अर्थशास्त्र, इंडिका। आइए अगले चैप्टर। सिंधु काल सिंधु नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी जो है मोहनजोदड़ो, सिंधु जो है मोहनजोदड़ो के दाहिने तट पे। रावी, हड़प्पा, घग्गर, कालीगंगा, सतलज, रोपड़। देखिए यार कराना बहुत कुछ, लाखों क्वेश्चन है, हजारों लोगों करोड़ों बातें हैं। ठीक है, जो बातें वो करते हैं। ठीक है, बातें करने से कुछ नहीं होगा। कर्नेल। देखिए यहाँ ताम्रलिप्ति क्या है? ताम्रलिप्ति एक का बंदरगाह है। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह है।
कर्नियल हड़प्पा है, ताम्र ताम्र खेतड़ी राजस्थान, अरकवेडु बंदरगाह, ठीक है, ताम्र, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो तुम 9 लाइन पढ़ा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इसमें लगूँ एक एक लाइन पढ़ाने के लिए ना तो कई साल लगेंगे, ठीक है। डेविड अर्नोल्ड द कांग्रेस, डेविड लुडेंस एंड एग्रोनियन हिस्ट्री ऑफ द साउथ, डेविड वेज प्री पार्टीशन सी वैली, द लोकल रूट इन द इंडियन, ठीक है। अच्छी बात है यार, इसको देखने चल रहा है कि नहीं। यार हाँ चल रहा है, एक भी काम चल रहा है। सी वैली द लोकल रूट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ऋग्वेद पंचजन, पंचजन कहा, वो जो 5 जन थे, ठीक है। अनु ध्रुव प्रू ध्रुवस और यद, इनसे इनका युद्ध किससे हुआ था? इनका युद्ध हुआ था भरत जन के कबीले से, सुदास से हुआ था। और इसमें जीता कौन था? सुदास जीता था। कौन जीता था बताइए ऋग्वेद में? आर्यों के पंचजन में पंच पूछा जाएगा आपसे, पंचजन में कौन कौन से? देखिए इसमें सुदास नहीं, अनु ध्रुव प्रू ध्रुवस और यद हुआ, ठीक है। कबीले में अनु ध्रुव, इसमें कौन कौन है देखिए, अनु, उसके बाद है ध्रुवस, तुर्वस, उसके बाद आपके हैं यदु, ठीक है। तुर्वस, अनु, ध्रुवस, दो 4, उसके बाद एक प्रू है, और प्रू के बाद यदु है, ठीक है। एडीपी, इसके एडी, आदित्य पढ़ लो, उसके हो जाएगा, ठीक है। ADTPY, ठीक है, TPY। इसमें किसने 5 जन थे, सुदास पे नहीं था। आप लोग पढ़ेंगे ना, जब ऋषि अंगिरा ने अपने मुँह से घृतदात का उच्चारण किया, उसके बाद अग्नि किस तरफ निकली? अग्नि जो है सभी भूमि को जलाते हुए, उत्तर भारत की सभी भूमि को जलाते हुए गंडक नदी के पास जाके दक्षिण में पश्चिम बंगाल में गंडक नदी, वहाँ पे जाके शांत हो जाती है, मतलब संपूर्ण उत्तरी भारत को जलाते हुए वहाँ। ये कहानी है यार, सब हमको याद करने से मतलब यार बहुत कुछ होता है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला का बता देते हैं, विम कन्फ्यूशियस। एक को सोने का सिक्का सबसे ज़्यादा चंद्रगुप्त जो था, देखिए सिक्के जारी कर, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? लेकिन सबसे ज़्यादा चंद्रगुप्त किया था, ठीक है। और कुंजन का, और इसी में अब एक कांस्य का सिक्का जारी करता है कुंजन कनिष्क भी आता है, ठीक। ये कहाँ थे कनिष्क, जानते हो कनिष्क? ये कश्मीर के शासक थे। इसके समय में बहुत संगीति होती, चतुर्थी बहुत संगीति, ठीक है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला भीम कन्फ्यूशियस था। भीम कन्फ्यूशियस कुषाण वंश का शासक था। भीम कन्फ्यूशियस ने स्वर्ण सिक्के की तथा तांबे के सिक्के को मिलाया था। इस सिक्कों में शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत एवं विस्तृत अभिलेख जारी किए थे? रुद्रदमन। रुद्रदमन शक राजा था। लगभग ये, जब रुद्रदमन कब आता है? रुद्रदमन जब आता है जब पुष्यमित्र शुंग को जब शुंग वंश का नाश होता है ना, तो उसके बाद शक, पहला, हूण और ये सब आते हैं ना, लगभग कब? लगभग 2 या 250 ईस्वी में रुद्रदमन आता है, ठीक है। और रुद्रदमन के बाद सातवाहनों के काल में, इसके बाद सातवाहनों का काल आता है ना। जो सातवाहन थे बहुत ज़्यादा राज किए थे भारत में, सबसे ज़्यादा समय पर राज किए थे। तो जो पुर सतकर्णी है और कई प्रकार के राजा ना, उनका साक्ष्य कहाँ से मिलता है बता देता है, लेकिन चलिए अभी तो। भुक्ति मतलब होता है प्रांत। गुप्त समय में जिसे कई भागों में बांटा गया था, प्रांत था, भुक्ति था, उसको किस नाम से जाना जाता था? देखो भुक्ति को कितना नगर का, जनपद क्या था, ग्राम का, अगर ग्राम को कुड़ी बोलता क्या बोला जाता था? ऊपरी। देखिए भुक्ति शासक ऊपरी कहा जाता था। नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उल्लेखनीय है कि ऊपरी पद पर आए राजकुल के संबंध में लोगों को प्रदान किया जाता था, परंतु कभी कभी अन्य लोग व्यक्ति को भी यह प्रदान करते थे, ठीक है। भुक्ति जिसने उन्होंने कर दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लगा तो अपने आप से भुक्ति बना था। निषाद जो मूलतः आदिवासी और बौद्ध मत से के लिए अछूते थे। आरंभिक, एक देखो इसको मिटा देना, एक विषय का ब्राह्मणी विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति है। देखिए पहली बात ये है कि निषाद जो मूलतः आदिवासी थे और बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। पहली बात, निषाद अछूत नहीं थे। काहे नहीं अछूत थे? काहे कि राजा राम को पानी पिलाए थे। इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अछूत मतावलंबियों के लिए अछूत थे, काहे कि इन्होंने बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म नहीं छोड़ा था, इसलिए इन लोगों के लिए क्या थे? अछूत थे। काहे कि लोग बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे। देखिए आपकी कंट्रोवर्सी आपकी जगह, लेकिन जो वास्तविकता है या जो अध्यात्म है वो अपनी जगह है, ठीक है।
ये आरंभिक ब्राह्मणवादी विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति की साम्य रखता था। ये सब ठीक है। आइए ठीक है। निषाद आदिवासी बौद्ध धर्म के लिए अछूत थे, क्योंकि निषादों का मुख्य कार्य शिकार था, जिसका जीव हिंसा होती थी, और बौद्ध धर्म में हिंसा निषिद्ध है। उल्लेखनीय कि बौद्ध धर्म आरंभिक ब्राह्मण विधियों के निर्माताओं के लिए मनोवृत्ति के लिए साम्य नहीं रखता। देखिए, मैं इसे आपको याद कराने के लिए बताता हूँ, मेरा कोई ध्येय नहीं है कोई, ठीक है, बस मैं ये सब बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को लंबे समय तक बातें याद रहे, ठीक है। निम्नलिखित वक्तव्यों को पहचान कीजिए, ठीक है। ईसा काल का प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। पुरातात्विक अवयवों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है, ठीक है। ये सही है, परंतु आर गलत है। ए आर की सही व्याख्या नहीं क्या करा। ईसा काल के प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपमहाद्वीप में भारतीयों के अनेक राज्यों की स्थापना की थी, ठीक है। मलय द्वीप जानते हो ना। पुरातात्विक अवशेषों के समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है यार, है अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता, कदम मिलता है। क्यों ऐसा कर रहे हो कि नहीं मिलता है। भारतीय परंपराओं के प्रसार का प्रमाणिक स्रोत बहुत विदित विषय है, लेकिन ईसा काल में प्रथम 5 शताब्दियों के मलय भारतीयों की अनेक राजाओं की स्थापना की। भारतीय उपमहाद्वीप में अवशेषों के समृद्ध भारतीय उपनिवेश के अस्तित्व के संकेत मलय प्रायद्वीप के सुमात्रा और जावा, बोर्नियो, इंडोनेशिया आदि से मिलते हैं। इस प्रकार है, ठीक है, सत्य है, और आर गलत है। कदम नहीं मिलते, कदम मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित में कालाक्रम के व्यवस्थित किसी या समाग भट्टी भारवी, ठीक है। देखिए कौन कब आया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका आता है भारवी, बारहवीं के बाद आता है भट्टी के बाद माघ के बाद आते हैं श्रीहर्ष। हर्ष वही हर्ष जो ना, हर्ष लगभग कब आता है, श्रीहर्ष, ये हर्ष दूसरा है, ठीक है। ये श्रीहर्ष जो है, इस हर्ष वो वाला हर्ष नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं कि ये जो पुलकेशिन द्वितीय से लड़ा था अर्थ, ये वाला अर्थ नहीं है। ये जो कन्नौज का शासक था, वो वाला अर्थ नहीं है। ये हर्ष ना, ये दक्षिण भारत का हर्ष है, और इसके दक्षिण भारत का, ये पश्चिम में का हर्ष है। इसके विषय में कहा बहुत यार, इसको मूर्ति भंजक भी बोलते हैं, ठीक है, या बुद्ध चिकन भी कहते हैं। हमारे पास यार बहुत ज्ञान, लेकिन क्या करें, कुछ सुनता है नहीं। 12वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी में ये 12वीं था आरती के समय, ठीक है। और भट्टी 7वीं शताब्दी में था, ठीक है। और माघ 7वीं शताब्दी में थे, ठीक है। और ये श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी में, ठीक है, श्रीहर्ष है। और हर्ष के विषय में आएगा तो दूसरा तरीके से आएगा। निम्नलिखित कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। धर्मपाल, मीरभोज, महेंद्रपाल। देखिए धर्मपाल सबसे पहले आपको आएगा धर्मपाल, ठीक है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल। तुरंत पकड़ लो बतिया, कनवा पकड़ लिए, किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल के बाद वत्सराज आएगा। वत्सराज कौन है, वत्सराज राष्ट्रकूट वाला, ठीक है। ये भी धर्मपाल के बाद राष्ट्रकूटों का आते हैं ना। उसके बाद आपका आ जाता है कौन, मीरभोज। मीरभोज के बाद महेंद्रपाल। यार काफ़ी इनको चर्चा की जाए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सही रियलिटी है ना, कोई सुनेगा नहीं, सुनने वाला भी चाहिए ना। गोपाल का उत्तराधिकारी एवं पाल वंश का शक्तिशाली शासक था। प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक वत्सराज है, जिसका शासन धर्मपाल के बाद, जबकि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मीरभोज था। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर, ठीक है, राजशेखर ने क्या लिखा था, गणतंत्र, उत्तरी काली पाली स्वेर, गिरनार अभिलेख शाक्य। देखो यहाँ कितने मस्त क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे यार, देखो अब सारा ऐसा क्वेश्चन आता है कि नसिया बुत हो जा रही है। चलिए देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे अपने। गणतंत्र माने 6ठी शताब्दी ईसा में गणतंत्र। उत्तरी काली पालिस्वेर मतलब नॉर्थ NPV, ठीक है। नॉर्थ प्रिंटेड वेयर, ठीक है। गंगा मैदान, गिरनार अभिलेख, रुद्रनामक, शाक्य, कपिल वस्तु के शाक्य, ठीक ना। पृथ्वीवान के अलकल्प के बुलिये, केशपुत्र के कलाम, पावा के मल्ल, सब यार बहुत कुछ याद किए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, तारीख़ फिरोज शाही का लेखक शमस सिराज अफ्रीका। ये फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे, जबकि
और यह जबकि फिरोज शाह कहाँ गए? फिरोज शाह तुगलक दरबारी इतिहासकार था, जबकि अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा में किरान उस सदेन है, जिसने किरान उस सदेन में बंगाल के सूबेदार बुगार खां और पुत्र कैकुबाबाद की भेंट का वर्णन है। वीर की फिरोज शाह तुगलक इनकी रचना फुतुहात फिरोज शाही की आत्मकथा है। समझ में यहाँ पे काने के शमसे सिराज अफ्रीका यार, यहाँ पे रहना चाहिए मेरे पास एक पेन मस्त वाली। ठीक है, चलिए। तारीख फिरोज शाही का लेखक शमसे सिराज अफ्रीका। ठीक है, फिरोज शाही के लेखक कौन है? शमसे सिराज अफ्रीका है। फिरोज शाही तुगलक के दरबारी इतिहासकार है। फिरोज शाह तुगलकनामा फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे। फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहास कौन थे? अफीफा जो था, ये किसका दरबारी करता? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को लहू अकबर कहा जाता है, और कहा जाता है कि जो ना, इसने कौन सी व्यवस्था की थी? इसने नहर का निर्माण किया था। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा प्रतापी से इसमें किरात उस सदेन में बंगाल के सूबेदार बुगार खां का पुत्र कैकुबाबाद की भेंट का वर्णन है। ठीक है, किसमें क्या हुआ देखो, अमीर खुसरो की रचना तुगलकानामा और किरासूस सादेन। हम आप लोगों को एक दिन ना, जितनी रचना है किसकी, इसकी अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो बहुत लिखा है, और यार कितना हम लिखें यार, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इतना पढ़ा दूँ बढ़िया, इतना जान लो। तारीख फिरोज शाही फिरोज शाही कौन लिखा है? तारीख फिरोज शाही लिखे हैं तुम्हारे कौन से चच्चा लिखे हैं यार? ये छोट नहीं हो रही है यार। हो गई। हाँ, ये अच्छा लग जाएगा यार, तुम लोग डिस्टर्ब होंगे, टाइम बर्बाद है। तारीख फिरोज शाही के लेखक शमसे सिराज अफ्रीका है। फिरोज शाह तुगलक की दरबारी इतिहासकार था। किसकी दरबारी करते हैं? अफ्रीका। जो फिरोज का दरबार था फीका था। जबकि अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा में किरात उस सादेन है, जिससे किरात उस सादेन ने बंगाल में सूबेदार बुगार खां और पुत्र कैकुबाबाद की भेंट का वर्णन। किसका? बंगाल का सूबेदार बुगार खां और पुत्र कैकुबाबाद की भेंट का वर्णन है। किसने? अमीर खुसरो में तुगलकनामा किरात उस सदेन में भेंट का वर्णन। भेंट ले लेना, वर्णन कर देना। फिरोज शाह तुगलक की रचना फुतुहात फिरोज शाही है। फिरोज शाह की रचना फुतुहात फिरोज शाही है। आत्मकथा मतलब खुदा लिख डालने के। फिरोज शाह तुगलक कहना यार, ये जो शमसे सिराज है ना, और फिरोज शाह तुगलक और अमीर खुसरो। फिरोज शाह तुगलक के यार, ये सब बेकार लिखते हैं, हम ही लिखेंगे, अपना ही लिखेंगे। अमीर खुसरो हसन अला सिद्दी द्वारा संकलित कृत फवाद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड एक्सरसाइज के अभिलेख है? डूइंग्स एंड इनके अभिलेख शेख निजामुद्दीन औलिया अमीर हसन अल सिद्दी द्वारा संकलित कृत फवाद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेसिंग का अभिलेख? डूइंग एंड सेसिंग का अभिलेख है शेख निजामुद्दीन औलिया। डूइंग एंड सेशंस का होना। ठीक, आमिर हसन सिद्दी द्वारा संकलित कृत फवाद उल फुआद नामक ग्रंथ में निजामुद्दीन औलिया ने मजलिस संकलित है। इस ग्रंथ में मूल उद्देश्य औलिया के वचन को कर्मों का प्रकाशन है। विदित है कि निजामुद्दीन औलिया भारत में चिश्ती संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जो थे ना, सूफी संत के संकलित भारत में समझिए ठीक ठाक थे। ठीक है, और औलिया का काल कब है? 1206 के बाद जान लो। ठीक है, औलिया से दुश्मनी किससे थी? औलिया को एक बार मिलने को बुलाया तो औलिया ने कहा कि मेरे घर में 2 द्वार है। निजामुद्दीन औलिया सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? विलायत का अर्थ आध्यात्मिक क्षेत्र। सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ है कि एक ऐसा निजी आध्यात्मिक क्षेत्र जहाँ सूफी संत आराधना करते हैं अथवा जहाँ साधना क्रियाओं को अंजाम देते हैं। धातव्य की सूफियों के निवास स्थल को खानकाह कहा जाता था। ठीक है, सूफियों के निवास स्थल को क्या कहा जाता था? खानकाह कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक है। राजनीति के
तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश में 10वां अध्यादेश संबंधित है। ठीक है, जहांगीर के क्षेत्र, देखिए जहांगीर द्वारा जारी किए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश उसने अपने पिता द्वारा जारी जागीर और मनसबों की पुष्टि की। जागीरदार के क्षेत्र की पुष्टि करने की उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई। विदित है कि नवंबर 1605 में आगरा के किले में अपने राजतिलक के समय नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह ने गाजी उपाधि धारण की तथा राज्याभिषेक के अवसर पर जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए। कितना अध्यादेश? 12 अध्यादेश जारी किए थे। किसने? जहांगीर ने। रुको, रंग बदल दे। भगवा हर तरफ है ना, भगवा रहना चाहिए ये ना यार, साला मुड़ जाता हमारा। मिटा देना, सब मिटा दिया जाए, सब मिटा दिया जाए, उसके बाद तब बना दिया जाए, ये है ना इम्पोर्टेंट है। अच्छा चलिए, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? दिल्ली में सम्राट शाहजहां ने। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद की नींव शाहजहां ने 6 अक्टूबर 1650 में रखी थी, जिसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ था। यह मस्जिद पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मस्जिद में ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके चारों ओर 4-4 मंजिला मीनार है। ठीक है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? सम्राट शाहजहां ने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव शाहजहां ने 6 अक्टूबर 1650 में रखी थी। 6 अक्टूबर 1650 में रखी थी। किसने? शाहजहां ने। आगे चलो, अमीन के पद का सृजन किसने किया था? अमीन के पद का सृजन शाहजहां ने किया था। ये अमीन क्या है? अमीन के पद का सृजन मुगल शासक शाहजहां ने किया था। प्रत्येक परगनों की राजस्व के निर्धारण के लिए अमीन की नियुक्ति की जाती थी। विदित है कि शिकार परगने की सिकादार, ठीक है, शिकार बोलिए, परगने का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि परगने का खजांची फौजदार होता था। कौन होता था? फौजदार होता था। ठीक है, आगे चलिए, कथन दिया गया, निष्कर्ष निकालना है। उत्तरी भारत का अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय अप्रतिम स्थान रखते हैं। ये बात सही है, अप्रतिम मतलब बहुत खतरनाक स्थान रखते हैं। ये कब युद्ध किए थे? एक 2 बार युद्ध किए थे। एक थे 1191 में, एक थे, रुको ये बढ़िया नहीं हो रहा है, एक तो 1191 में किए थे, 1191 में जीत गए थे। अब 1192 में किए थे और कई हार गए थे। और उस समय इसलिए हार गए थे क्योंकि इनकी सेना जो थी घायल हो गई, घोड़े से भागे। उसके बाद अकस्मात इनकी आंख में तीर लग गया। उसके बाद बड़ी कहानी है, आगे चलते। हमें पता है कि सामाजिक स्रोतों में इस बात की साक्ष्य मौजूद है। ठीक है, उत्तरी भारत के अंतिम सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के अप्रतिम स्थान है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने भारत के इस्लाम धर्म के प्रसार को रोका था। और सामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य उपलब्ध है। ज्ञातव्य है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी के बीच तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा था और 1192 में लड़ा था। ठीक है, आगे चलिए। निजाम शाही अहमदनगर, कुतुब शाही गोलकुंडा, इमाद शाही बरार, आदिल शाही बीजापुर। ट्रिका लगा दे, ट्रिक बना दे इसका। नगमा KG, ठीक है, EB, अब AB, ठीक है, इमाद शाही बरार, नगमा निजाम शाही अहमदनगर, KG बोले तो कुतुब शाही गोलकुंडा, और ये क्या नाम, आदिल शाही बीजापुर। भाई याद करना पड़ेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का सूबों की संख्या।
सबसे ज़्यादा किसके सूबे की संख्या थी? औरंगजेब की, लगभग 22 थी। ठीक है, 24 है ना, 24 रही होंगी। ये बहुत ज़्यादा विवादित है। और अकबर के पास कितना था? 15। जहांगीर के पास 17। शाहजहां, जीता कौन था सबसे ज़्यादा? औरंगजेब ही जीता था। ठीक है। संपूर्ण मुगल साम्राज्य में सूबों में बांटा था। अकबर ने अपने शासनकाल में 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में संपूर्ण राज्य में 12 सूबे प्रांत विभाजित किए थे। शासन के अंत में सूबों की संख्या बढ़कर 15 हो गई, जो शाहजहां के समय, और 18 और औरंगजेब के समय 20 हो गई थी। प्रांतीय शासकों की साधारण भाषा में सूबेदार कहा जाता था। जहांगीर के समय 15 सूबे रहे और उन्हें कांगड़ा को जीत लिया और लाहौर सूबे को भी अपने मिला लिया था। आगे चलिए, ये खूब पूछता है। निकोलस डी कॉन्टी जो था ना, देवराय प्रथम, निकोलस डी कॉन्टी देवराय प्रथम, डोइंग पेज कृष्णदेवराय, डोइंग पायस कृष्णदेवराय, फ्रेन नूनीजा थोड़ा दिक्कत हो रही है पढ़ने में। अच्युतराव अब्दुल रज्जाक लगभग देवरा द्वितीय। देखिए, इसमें थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा दिमाग लगा के। ठीक है, पढ़ा दे रहे हैं। निकोलस कोंटी की यात्रा 1420। निकोलस कोंटी देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की थी। इसने विजयनगर के सामाजिक, आर्थिक स्थिति, रीति रिवाजों का बारे में विस्तृत वर्णन किया। अब्दुल रज्जाक 1442 से 43। ठीक है, 1442 से विजयनगर देवरा द्वितीय के दरबार में आया था। डोमिंग पायस, ठीक है, पुर्तगाली यात्री था। डोमिंग पायस जो आया था लगभग 1500 में। ठीक है, डोमिंग पायस 1500 में आया था। फर्नो नुनीचा 1540। ठीक है, और फर्नो नुनीचा जो आया था वो विजयनगर की यात्रा देवरा के शासनकाल में किया था। ठीक है, लाइट आ गई। निम्नलिखित इमारतों का सही अनुक्रम नीचे दिए गए कोट में, ठीक है। निम्नलिखित मकबरों का उनका कालानुक्रम। हुमायूं का मकबरा, श्योर सी बात है, 1565 से 1570 था। अब्दुल्ला का मकबरा, अब्दुल्ला का मकबरा, उद्दौला का मकबरा, दौला का मकबरा 1626 में। ताजमहल 1631 से। अशरफ खान का मकबरा 1641 से 1645। आगे चलिए। अबुल फजल अकबरनामा, ये तो यार समझ लो जवान पिलाना चाहिए। अबुल फजल अकबरनामा, जियाउद्दीन वर्णित तारीख फिरोज शाह। जियो बेटा, कब तक जियोगे? फिरोज शाह ने लिखा है। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा। खाफी खान मुक्ताबुल लुबाब का अकबर कांड में घटनाओं का सही युग्म। उड़ीसा विजय निम्नलिखित घटनाओं का सही युग्म। देखिए, जो उड़ीसा की विजय हुई थी वो कब हुई थी? 1592। यहाँ दिया कब है? 82। मेड़ता हस्तगत 1562। अफसीरगढ़ का घेरा 1601। गोंडवाना विजय 1564। उड़ीसा की विजय 1552। देखिए, हम इसको पूरा पढ़ा सकते हैं, लेकिन यार समस्या ना कोई पढ़ेगा नहीं। और इतिहास इतना ब्रॉड सिलेबस है ना, अगर मैं खाली अकबर को लेके बैठ जाऊँ तो कम से कम 2 दिन लगेगा, और कम से कम 7-8 घंटा। और इसको तुम अपने किसी भी बुक से सिंपली इसको कर सकते हो। ठीक है, और देखिए, ठीक है, आगे चलिए। नौरोजी ड्रीम, तिलक, स्वराज, गांधी, हरिजन, नेहरू, पंचशील। अब ये समझ लीजिए कि एक टॉपिक है। ठीक, चलते हैं। हो गया 30 क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन फिर ये इसको भी कर लेना। निम्नलिखित में कौन सा स्थान पुर्तगालियों के व्यापारी कब्जे का ठिकाने में नहीं था? जो बरोच पुर्तगाली और व्यापारी ठिकाना नहीं था, क्योंकि कालीकट, कोची, मछली
पट्टनम और माहे पुर्तगालियों का व्यापारी ठिकाना था। विदित है कि बरोच गुजरात के स्थित एक बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा बक्सर की अंग्रेजी पढ़ाता था? बक्सर की अंग्रेजी पढ़ाता था, क्या लिखा, बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था मीर कासिम। मीर कासिम अंग्रेजी पढ़ाता था, जबकि सिराजुद्दौला अली वर्दी खान की मृत्यु 1756 में उसके बाद में बंगाल का नवाब बना। विदित है कि काल कोठरी घटना नवाब सिराजुद्दौला के काल में घटित। यार हाई क्या लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ता था मीर कासिम पढ़ता था। बक्सर में मीर कासिम अंग्रेजी पढ़ता था, जबकि सिराजुद्दौला अली वर्दी खान की मृत्यु। फिर इंडिया 1784, ये तो एक अधिनियम 10 शासन की शुरुआत 1858 में हुई थी। जब तक विद्यमान रही। ज्ञातव्य है कि इस एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल में व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। कामागाटू प्रकरण पंजाबी गदरकारियों के अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई थी? बजबज में। कामागाटू मारू एक सवार पंजाबी गदर की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कलकत्ता के पास बजबज में हुई थी। चूँकि 1914 से 376 भारतीय नागरिकों बाबा गुरदीप सिंह के कामागाटू मारू जहाज को भाड़े में लेकर कनाडा के वैंकूवर ले गए थे, परंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह से उतारने की अनुमति नहीं दी। इसी कारण 27 सितंबर 1914 में पुनः कलकत्ता बजबज नामक स्थान पर लौट गया और यहीं यात्रियों का पुलिस से संघर्ष हुआ था। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में 1950 में। स्वतंत्रता पश्चात 1947 में नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ। बाद में इसी समिति की सिफारिश से 1550 में इस आयोग का गठन हुआ और गैर संवैधानिक परामर्शी निकाय के रूप में कार्य किया गया। ठीक है भाई।